वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु मुगल सैन्य व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने मुगल प्रशासन के बारे में समझ रखा है। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ, यूपीपीसीएस या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, सैन्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर बताया गया प्रथम मुगल शासक बाबर था, जिसका कि शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक चलता है। ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ती है। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जो पीछे का तथ्य है उसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। पानीपत की जो लड़ाई होती, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने जिस पद्धति का प्रयोग किया था उसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए सैन्य प्रशासन के बारे में बताया गया। देखिए, अहदी सैनिक का मतलब है जो अभिजात सैनिक होते थे, ये बादशाह द्वारा उच्च वेतन पर केवल बादशाह के लिए नियुक्त सैनिक हुआ करते थे। अहदी बादशाह के वालाशाही मतलब अंगरक्षक हुआ करते थे। देखिए, अहदी जो सैनिक होते थे या जिन्हें अभिजात सैनिक कहते थे, इन्हें अधिक वेतन मिलता था और इनका मूल काम होता था बादशाह की सुरक्षा करना। ये बादशाह के अंगरक्षक हुआ करते थे, मतलब बॉडीगार्ड। दाखिल सैनिक ये राज्य द्वारा नियुक्त होते थे तथा इनका वेतन भी राज्य ही देता था, परंतु दाखिल सैनिक मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते। देखिए, दाखिल सैनिक कौन होते थे? राज्य इनकी नियुक्ति करता था, वेतन भी इनको राज्य के माध्यम से ही मिलता था, लेकिन काम ये करते थे मनसबदारों के अधीन में। आगे है कुमकी जो सैनिक हुआ करते थे, ये घुड़सवार जिन्हें युद्ध के समय मनसबदारों की सहायता के लिए भेजा जाता था, उन्हें कुमकी कहते थे। मतलब ये मूल रूप से घुड़सवार सैनिक होते थे। जब युद्ध करना होता था तो ये मनसबदारों की सहायता के लिए भेजे जाते थे। मनसबदार के सैनिक ऐसे सैनिक जिनकी नियुक्ति मनसबदार करता था एवं वेतन भी मनसबदार ही देता था, उन्हें मनसबदार के सैनिक कहा जाता था। दाग ए महाली विभाग, इसका गठन अकबर ने 1572-73 ईस्वी में किया। वह पहला मुगल बादशाह था जिसने घोड़ों की दाग एवं सैनिकों का चेहरा मतलब हुलिया रखने की शुरुआत की थी। अकबर ने दहबिस्ती या दाग बीसी व्यवस्था का नियम अपनाया था। तो देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया था, दाग प्रथा की शुरुआत की थी। मतलब घोड़ों को दागा जाएगा, सैनिक का हुलिया लिखवाया जाएगा, ताकि उसमें जो भ्रष्टाचार हो या फिर जैसे ऐसे समझिए कि किसी घोड़े को 2 बार प्रयोग किया जा रहा है, उसकी दुगनी सैलरी ली जा रही है, उसे रोकने के लिए। 2 अस्पासी या फिर सेह अस्पा, ये क्या होते थे? मतलब 2 अस्पासी या सेह अस्पासी। देखिए, 3 घोड़ा और 1 सवार। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इसे शुरू किया था, जिसको पाने वाला पहला व्यक्ति महावत खां था। अस्था सवार को 15 रुपये, 2 अस्पा सवार को 20 रुपये और 6 अस्पा सवार को 25 रुपये मासिक मिलता था। आगे दिए खुम्स या माल एक गनीमा। चूंकि मुगल काल में प्रत्येक सैनिक को वेतन मिलता था, इसलिए उनको खुम्स मतलब लूट के धन में कुछ भी नहीं मिलता था। देखिए, खुम्स क्या होता था? जब माल लूटा जाता था तो उसमें जो हिस्सा मिलता था उसे खुम्स कहते थे। तो अब इनको वेतन मिल रहा है, इसका मतलब लूट में इन्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आगे यहाँ पर बताया गया मुगल तोपखाना। तोपखाने की बात करें, देखिए भारत में जो पहला आक्रमण होता है 1518-19 के आसपास, बाजौर और भेरा, वहाँ पर बाबर पहली बार तोपखाने का प्रयोग मतलब तोप का प्रयोग करता है, तोप गोले का। इसका मतलब है मुगलों ने तोपखाने की शुरुआत की थी। तोपखाना का प्रमुख मीर आतिश मतलब दरोगा एक तोपखाना था। तुजुक जहांगीरी से ज्ञात होता है कि इस पद पर पैतरदा की नियुक्ति हुई थी। अकबर ने तोपों की नाल को साफ करने के लिए पहिया तकनीकी का विकास किया।
इस मशीन को यरघु कहा गया, जिसमें 17 नालों को एक साथ साफ किया जा सकता था। जो तोप है, तोप की नाल साफ करने का जो मशीन होता था वो यरघु होता था, और इसकी सहायता से एक साथ 17 तोपों की नाल को साफ किया जा सकता था। अकबर ने तोड़दार तोपों का भी विकास किया, जिसके पुर्जे आसानी से अलग कर जोड़े जा सकते थे। मुगल तोपखाने में कार्यरत व्यक्ति निम्नलिखित है। देखिए, अकबर ने क्या किया था, जो तोड़दार तोपखाना मतलब अलग अलग पार्ट्स को लीजिए और बाद में उन्हें असेंबल करके तोप बना दीजिए, इसका विकास अकबर ने किया था। अब प्रमुख तो मतलब तोपखाने में कार्यरत व्यक्ति कौन कौन है? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों बाबर के तुर्क तोपची थे। तो ये आपको याद रखना है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये बाबर के तोपची थे। उस्ताद अली जो है बाबर के तोपखाने का प्रमुख था, बाद में मुस्तफ़ा भी इससे जुड़ जाते हैं। रूमी खां तुर्की नौसेनापति मुस्तफ़ा खां को रूमी खां की उपाधि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दिया था। देखिए, जो मुस्तफ़ा खां है इसी को रूमी खां की उपाधि दिया गया बहादुर शाह जफर के द्वारा। उस्ताद तोपची नाम से प्रसिद्ध रूमी खां ने हुमायूं के तोपखाने में भी कार्य किया था। कबीर एवं हुसैन अकबर के तोपची एवं बंदूकची थे, मतलब अकबर के समय में तोपची का काम कबीर और हुसैन किया करते थे। मनुची की बात करें तो इटली के मनुची ने दारा सिकों के तोपखाने में कार्य किया था। तो मनुची इटली का यात्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, और इसने दारा सिकों के तोपखाने में काम किया था। फिदाई खां औरंगजेब के तोपखाने का प्रमुख था। औरंगजेब ने तोपची केवल कन्नौज से ही भर्ती की। देखिए, औरंगजेब का तोपची कौन था? फिदाई खां। और तोपचियों के लिए औरंगजेब सिर्फ एक क्षेत्र कन्नौज से इनकी भर्ती किया करता था। नौसेना मुगल सेना का सबसे कमजोर भाग था। वस्तुतः यह कोई आधुनिक अर्थ की नौसेना नहीं थी। नौसेना प्रमुख मीर बहर था। तो नौसेना की बात करें तो मुगल की नौसेना काफी कमजोर थी। मौलिम प्रत्येक जहाज पर नियुक्त वह व्यक्ति जो दिशाओं को पहचानने एवं सितारों की स्थिति पढ़ने में निपुण होता था, उसे मौलिम कहते थे। मौलिम का काम होता था दिशाओं को पहचानना और स्थिति को सही सही परखना। आगे देखिए दिया है बाबुल ए मक्का मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत बंदरगाह था, जिसे बाबुल ए मक्का कहा जाता था। तो बाबुल ए मक्का क्या है? जो सूरत का बंदरगाह था, इसी को बाबुल ए मक्का कहा गया। हस्ती सेना पीलखाना हाथी विभाग था। हाथियों के संगठित समूह को हल्का कहा जाता था। अब यहाँ पर हम लोगों ने तोप के बारे में भी देख लिया। अब देखेंगे कि मुगल काल के सिक्के किस प्रकार थे। देखिए, मुगल काल के सिक्के मुख्यतः गोल थे, यद्यपि कुछ सिक्के चौकोर भी थे, जैसे कि चांदी का जलाली सिक्का। देखिए, आज के समय में जो सिक्के हम लोग देखते हैं सब सिक्के गोल होते हैं। मुगल काल में भी कुछ सिक्के मुख्य रूप से गोल थे, लेकिन कुछ चौकोर भी थे। जैसे चांदी का जलाली सिक्का, ये चौकोर हुआ करता था। मुगल काल में टकसाल का अधिकारी दरोगा होता था। जो दरोगा होता था, टकसाल वो जगह होता है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, उसका अधिकारी दरोगा हुआ करता था। सर्वाधिक टकसालों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी और सबसे अधिक टकसाल औरंगजेब के शासनकाल में रहे थे। अब्दुल समद सिराजी को दिल्ली टकसाल, टोडरमल को बंगाल टकसाल, ख्वाजा मंसूर को जौनपुर टकसाल, मुजफ्फर खां को लाहौर टकसाल का प्रमुख बनाया गया। देखिए, अब्दुल समद सिराजी ये दिल्ली का जो टकसाल था इसका प्रमुख था। टोडरमल को बंगाल टकसाल का प्रमुख बनाया गया। ख्वाजा मंसूर जौनपुर और मुजफ्फर खां को लाहौर टकसाल का प्रमुख बनाया गया था। हालांकि बाद में ये सभी टकसाल अब्दुल समद के अधीन रहे। देखिए, शुरू में अलग अलग लोग थे, लेकिन बाद में सब अब्दुल समद को दे दिया गया। अकबर के सिक्कों पर धनुर्धारी राम और सीता की आकृति दर्शाएगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासन जो सिक्के थे उस पर सीता माता और राम प्रभु राम के चित्र बनाए गए थे। आपने देखिए इससे पहले भी पढ़ा था, मोहम्मद गोरी के जो सिक्के थे उस पर माता लक्ष्मी और नंदी की आकृति बनी होती थी और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा होता था। आगे मुगल काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के और आकृति युक्त सिक्के के चलाने का श्रेय अकबर को है। सोने का सिक्का सबसे पहले अकबर ने चलाया। अकबर की मुद्राओं पर सूर्य एवं चंद्रमा का पद्य में बखान किया गया है। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही सरमत चलाने के बाद ये सब किया था। आगे दिया सर्वप्रथम शासक की आकृति दिखाने वाले सिक्के जहांगीर ने चलाए। जिन सिक्कों पर शासक की आकृति दिखाई गई ये सिक्का सबसे पहले जहांगीर ने चलाया था। ठीक है, अकबर की स्वर्ण मुद्राएं मुहर, जो मुहर होता था एक मुहर 9 रुपए के बराबर हुआ करता था। तो ये अकबर ने जो सोने का सिक्का चलाया था उसमें मुहर था, ये क्या होता था एक सिक्का 9 रुपए के बराबर। सहनसा या संसद सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता था। इलाही यह वृत्ताकार स्वर्ण सिक्का था, एक इलाही 10 रुपए के बराबर हुआ करता था। चांदी के सिक्कों की बात करें तो अकबर ने चौकोर जलाली सिक्का चलाया था। रुपया की सबसे छोटी इकाई सूकी, रुपया का 20वां भाग हुआ करता था। जो सूकी है ये 1 रुपये का 20वां भाग मतलब 5 पैसा के बराबर हुआ करता था, आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर और भी पॉइंट दिए।
तांबे के सिक्के की बात करें तो तांबे के सिक्कों में क्या है, देखिए दाम, ढकेला, ढकेला का अधेला, माफ कीजिएगा मैं ढकेला बोल रहा हूँ यार, क्या कहाँ दिमाग है। देखिए जो दाम है ये तांबे के सिक्के थे, अधेला तांबे के सिक्के थे, पावला तांबे के सिक्के थे, दमड़ी तांबे के सिक्के थे। इन सब की वैल्यू क्या थी, देखिए जो अधेला ये आधा का आधा दाम हुआ करता था, पावला 1/4, दमड़ी दाम का 1/8 भाग। अकबर ने पहले दाम को फुसुल या फिर बहलोली भी कहते थे, मतलब अकबर से पहले क्या था, जो दाम था इसको फुसुल कहा जाता था या फिर बहलोली कहा जाता था। कश्मीर में रूप ससनु, मालवा में मुजफ्फर शाही तथा गुजरात में चांदी के मोदी सिक्कों का प्रचलन था। अकबर के समय में 1 रुपया 40 दाम के बराबर था और औरंगजेब के काल में 60 दाम के बराबर, मतलब अकबर के समय में 1 रुपये का जो मूल्य था वो 40 दाम के बराबर था और औरंगजेब के समय में बढ़कर 60 हो गया। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के सिक्कों की बात करें तो जहांगीर ने निसार नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। उन सिक्कों पर राशि चक्र स्वयं, जहांगीर शराब का प्याला पकड़े हुए और सिक्कों के पृष्ठ भाग पर नूर जहां अर्ध घूंघट में दर्शाई गई थी। देखिए निसार ये चांदी का सिक्का किसने चलाया, जहांगीर ने चलाया। एक तरफ बाबर उस पर छपा होता था जो शराब का प्याला लिया हुआ था और दूसरी तरफ नूर जहां होती थी जो आधा घूंघट में रहती थी। जहांगीर द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के नूर अफसा, खैर काबुल और नूर अफगान थे। जहांगीर ने जो सोने के सिक्के चलाए उनका नाम क्या था, नूर अफसा हो गया, खैर काबुल है और नूर अफगान है ना। शाहजहां ने आना नामक ताम्र सिक्का चलाया जो 16 आने 1 रुपए के बराबर हुआ करते थे। जैसे आज भी आप सुनते हैं 16 आने सत्य, मतलब जो आना था ये किसने चलाया था, ये जहांगीर ने चलाया और ये तांबे के सिक्के हुआ करते थे। औरंगजेब के काल में अगर सिक्कों की बात करें तो औरंगजेब ने सिक्कों पर 4 खलीफाओं का नाम लिखवाना बंद करवाया और कलमा का भी अंकन रोक दिया था। तो सिक्कों पर कलमा का अंकन किसने रोका है, औरंगजेब ने रोका है। उसने सिक्कों पर साहबाई की कविताएं लिखने को कहा था, तो इसके सिक्कों पर साहबाई की कविताएं लिखी गई। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास रही जिसमें हम लोगों ने जो सैन्य प्रशासन है, साथ ही साथ जो तोप कारखाने और सिक्कों के बारे में समझ लिया। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भूमि एवं भू राजस्व के प्रकार। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस को आप लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरओ या फिर यूपीपीसीएस की अगर कंप्लीट तैयारी करना है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।